अपन नीट 2020 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर 30 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए थे। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। देखो क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्यूशन चैप्टर से है। क्या बोल रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। मतलब KF दे रखा है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी 0.078 m कंटेनिंग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन बेंजीन इज। मतलब इन्होंने क्या पूछ लिया है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछ लिया है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछ लिया है तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ठीक है, KF अपने को गिवन है और मोलैलिटी भी गिवन है। KF की वैल्यू कितनी है? 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ठीक है जी। और मोलैलिटी कितनी दे रखी है? 0.078 मोल। ये क्या होता है? मोल किलोग्राम इनवर्स। तो ये वाला हो गया। अब देखो 5.12 को अपने को मल्टीप्लाई करना है सिंपल सा 0.078 से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.399 के, मतलब केल्विन आ गया। और इसका मतलब मैं इसको कितना लिख सकता हूँ? 0.40 केल्विन लिख सकता हूँ। क्लियर होगी बात? बाकी का सारा देखो कट ही जाएगा। देखो मोल से ही कट गया है, किलोग्राम से ही किलोग्राम कट गया, तो केल्विन ही बचा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? फर्स्ट। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 32। द नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। ठीक है, एटॉमिक मास इसका दे रखा है। तो देखो यहाँ एक कॉन्सेप्ट काम करता है। वो क्या करता है कि 1 इक्विवेलेंट कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है तो उसके लिए मुझे 1 फेराडे ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड होता है। कितना होता है? 1 फेराडे ऑफ चार्ज। अब आपको ये पता है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम +2, उसका n फैक्टर कितना है? 2। तो अगर मैं इसके इक्विवेलेंट मास की बात करूँ तो कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट मास इसका? अरे कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय द n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास कितना है इसका? 20। इक्विवेलेंट मास कितना आएगा? 20 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर होगी बात? अब देखो यहाँ से मुझे निकालना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं अपन? अरे कैसे निकालेंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास। तो कितना आ गया? 1। तो मैंने ऊपर देखो एक बात बोली है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर कि 1 इक्विवेलेंट के लिए कितना चाहिएगा? 1 फेराडे। तो कितना इक्विवेलेंट है कैल्शियम? यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट कैल्शियम है। तो कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी? 1 फेराडे की। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना? 4th, मतलब फर्स्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये चीज़ मैंने आपको बोली भी थी जब अपन डिस्कस कर रहे थे, जब मैंने आपको बोला था, याद हो तो, कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना होता है। तो बोला था ऐसी चीज़ें कि कई बार क्या होता है कि अपन इस आंसर क्या है 1, अपन टिक कर देते हैं इस वाले 1 को, जबकि टिक करना था 4th। तो आंसर इसका क्या है? 4th, सॉरी ऑप्शन 4 टिक करना है। आंसर क्या है इसका? 1। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे। ठीक है, देखो चलते हैं आगे अपन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33? बड़ा ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कस करते हैं। देखो इसको। एन एलिमेंट हैज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC दे रखा है ना, स्ट्रक्चर विद सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर। इन्होंने क्या कर रखा है? जो A है वो दे रखा है 288 पिकोमीटर। ठीक है जी, ठीक है जी। कह रहा है एटॉमिक रेडियस कितनी होगी? तो देखो जो बॉडी सेंटर्ड होता है BCC जो होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि √3a = क्या होता है? 4r। ये होता है जी। समझ में आ रही बात? अपन क्या बॉडी डायगोनल उसकी बात कर रहे हैं, अपन बॉडी सेंटर्ड वाले की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना। तो वो होता है √3 = 4r। तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना है? यहाँ पे r निकालना है। a की वैल्यू दे रखी है तो कुछ नहीं करना है। तो r = क्या हो जाएगा? √3/4 × a। तो √3/4 × a की वैल्यू कितनी देर की है? 288, और वो किस में है? पिकोमीटर में है। तो अपना r का जो अपना आंसर है वो ये वाला हो जाएगा। तो ये किस में दिख रहा है? √3/4 किस में दिख रहा है? आप तो ये देख लो। तो देखो यहाँ है √2/4, यहाँ 4/√3, यहाँ 4/√2, और यहाँ पर √3/4। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th। बिल्कुल ईजी सा था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट 34 क्या करना चाह रहे हैं वो अपन देखो डिस्कस करते हैं। HCl वाज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और NaCl सोडियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड और क्रिस्टलाइज आउट। ठीक है, तो देखो इन्होंने जो बोला है वो क्या है कि सबसे पहले कौन सा मतलब कौन सा क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ बोलूँ एक तरीके से कि जो कैल्शियम क्लोराइड है आपका, ठीक है, और जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये मोर सोल्यूबल होते हैं किससे? NaCl से।
जब ये इससे किससे NaCl से ये दोनों के दोनों ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, तो जैसे ही मैं HCl गैस पास आउट कराऊंगा तो सबसे पहले क्या होगा, NaCl है वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बोला है, जो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट हो जाएगा, ओनली NaCl। बिल्कुल ईजी सा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो 35 क्या कह रहे हैं, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम +2 आयन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समझिएगा अच्छे से कि सबसे पहले मैं लिखूँ क्रोमियम आयन है, क्रोमियम है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा, आर्गन, फिर मैं लिखूँ यहाँ पे 3d5 4s1। ठीक है, अब ये कह रहा है क्रोमियम +2, तो क्रोमियम +2 का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 4, तो 3d4 का मतलब ये हो गया जी ऐसा कुछ 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 और 4। तो देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 4। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात करी है उन्होंने, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है जी, n+2। अरे यही होता है अंडर रूट। बोर मैग्नेटोन की बात करेंगे यहाँ पे अपन, बोर मैग्नेटोन में होता है। तो अब आपको पता है कि यहाँ कितना जाएगा 4 और 4 + 2, तो अब इसको कैलकुलेट कर लो आप अच्छे से। तो कितना जाएगा जी ये वाला, तो कितना जाएगा 24 √24 बोर मैग्नेटोन, और √24 का मतलब कितना हो गया, ये 4.9 के आसपास हो गया, 4.9 बोर मैग्नेटोन। तो बिल्कुल ईजी सा था, अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट। ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल सा। आपको क्या देखना था, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने थे, अनपेड इलेक्ट्रॉन से इसका आंसर आ रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। देखो क्या कह रहे हैं कि द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बात आती है, आपको फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, K = 2.303/T log A0/A। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, कितना टाइम लगेगा कि 2 ग्राम को किस में चेंज करना है, 2 ग्राम जो है वो रिएक्टेंट कहाँ तक पहुँच रहा है, मतलब कितना चेंज हो गया 2.2 ग्राम में, मतलब कहने का मतलब 2 ग्राम लिया था और 0.2 ग्राम बचा है। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ में लेंगे अपन, वो लेंगे K = 2.303/T log A0/A। समझ में आ रही बात आपको अच्छे से? अरे समझ में आ रही बात आपको अच्छे से? ये किसके लिए फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला होता है। अब देखो K की वैल्यू दे रखी है अपने को, कितना दे रखा है 4.606 × 10⁻³ दे रखी है, अपॉन = 2.303। T यहाँ पे अपने को निकालना है, log A0 की वैल्यू कितनी है 2, और कितना मतलब अब कितना हो गया इसमें 0.2 बच गया। ठीक है जी, तो यहाँ T अपन को इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो T = क्या हो जाएगा, ये 2.303/4.606 × 10⁻³ और ये कितना हो गया log। अब देखो यहाँ से इसको अच्छे से देखो कि ये पॉइंट जो 2 है, अरे देखो इधर ये 0.2 है, अगर मैं इसको उठाऊंगा तो यहाँ क्या लगा दूंगा 0, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया। तो log 10 कितना हो जाता है 1 हो जाता है जी, अरे बेस 10 ही है इसका। तो ये कितना हो गया, आगे से देखो देख लेते हैं इसको अच्छे से। तो T = इसको और आगे देख लेते हैं, तो T = कितना हो जाएगा जी ये, अब देखो इसको भी काट देते हैं, ये 2.303 और ये 4.606, ये कितना हो गया 2 हो गया, तो ये हो गया 1000/2, और log 10 यहाँ पे कितनी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो × 1, तो 1 लिखूँ या नहीं लिखूँ एक ही बात है। तो यहाँ आंसर कितना जाएगा 500, और देखो किस में जाएगा सेकंड के अंदर, तो जो ऑप्शन अपने को दिख रहा है 500 सेकंड वो अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा 500 सेकंड। अब देखो 500 सेकंड किसके अंदर दे रखा है, सेकंड ऑप्शन के अंदर, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट 37। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन की बात करी है, मतलब किस किस की रिएक्शन की बात कर ली इन्होंने, अरे किस किस की बात कर ली कि एक तो लिया है इन्होंने एसीटोन, तो CH3COCH3 की बात कर ली। उसकी रिएक्शन किससे करा रहा है, ये CH3MgCl के साथ करा रहा है पहले। तो बताओ पहले कराएगा तो आपको पता है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो यहाँ अटैक करेगा। जैसे ही यहाँ अटैक करेगा क्या बन जाएगा CH3OMgCl बन जाएगा। अब आगे क्या बोला इन्होंने कि हमने क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। जब हाइड्रोलाइसिस करवाया तो क्या बन जाएगा, ये CH3C, यहाँ पे CH3, ये CH3 और ये OH, तो ये क्या बन गया अपना टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जो अपना दिख रहा है वो अपना आंसर हो जाएगा। फर्स्ट बोल रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, नहीं जी नहीं होगा। सेकंड बोल रहा है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, बिल्कुल टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना इसका सेकंड।
ठीक है, थर्ड और फोर्थ भी देखने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल ईजी सा था, आराम से हो रहा था अपना यहाँ पे। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 वाला, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। तो देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आपको पता है कि सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन जो होता है वो क्या होता है अपना, अरे क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है। समझ में आ रही है बात? देखो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है इसकी, कि मैं यहाँ पे लिख दूँ CH3 C डबल बॉन्ड C, ये H, यहाँ पर आ जाएगा CH2, फिर इधर CH2, फिर C डबल बॉन्ड C, फिर ये CH2, ये आगे और चेन बनाता जाएगा इधर आगे। ठीक है, ये आगे अपना CH3, और इधर ये आपके जो CH2 है ये आगे आगे और चेन बनाता जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, सिस। देखो ये वाला भी क्या है, सिस है। अरे ये वाला भी क्या है यहाँ पे, इसको देखो आप अच्छे से एक बार, इस वाले को देखना आपको, ये वाला ये भी सिस है। ठीक है, और ये भी क्या है, सिस है। तो ये क्या है, सिस 1,4, क्या मैं बोलूँ तो सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन है। तो ठीक है, ये कौन सा हो गया अपना, अरे कौन सा हो गया, नेचुरल पॉलीमर हो गया। कौन सा हो गया, नेचुरल पॉलीमर हो गया। तो बताओ आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी सी चीज थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है देखो, विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, मोल्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है, मोल्स निकालना होता है। तो मोल के लिए फॉर्मूला क्या आता है कि गिवन मास अपॉन जो भी आपका है एटॉमिक मास, उसका जो भी मोलर मास, एटॉमिक मास जो भी है वो ले लेंगे अपन। ठीक है, 1 मोल का मास होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले अपन मोल निकाल लेते हैं। मोल निकालने के बाद में अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ आपको जो भी चाहिएगा, जैसे मान लो नंबर ऑफ एटम चाहिए या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए तो उसको तो n मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन फर्स्ट को देख लेते हैं, इसके मोल निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। तो ये क्या है, फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ, तो यहाँ तो मैग्नीशियम तो कोई एक ही है, तो यहाँ मैग्नीशियम सीधी एटम ही लिख देते हैं अपन। तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स कितने हो जाएंगे, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास इनटू Na। तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इतना आएंगे कि नहीं आएंगे। सेकंड तो को बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन दिया है यहाँ पे। ये ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, अरे भाई ये क्या है यहाँ पे, O2 है। O2 का मतलब क्या हुआ, O2 का मतलब क्या हुआ, मोलर, मतलब मॉलिक्यूल की बात कर ली। लेकिन बताओ मैं यहाँ लिखूँ नंबर ऑफ एटम्स, क्या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1/32 इंटू 2, क्योंकि 2 क्या है इसकी एटोमिसिटी है, इंटू Na होगा जी ऐसा। थर्ड लिथियम सॉलिड की बात करिए तो नंबर ऑफ लिथियम एटम, तो लिथियम एटम कितने हो जाएंगे जी 1/7 Na। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन फोर्थ वाले की। फोर्थ क्या है, 1 ग्राम, मतलब नंबर ऑफ Ag एटम्स, तो Ag एटम कितने हो जाएंगे 1/108। अच्छा एक ही है, इंटू Na। क्लियर हो गई बात। अब देखो इधर मैं इसको काट देता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ 16। अब आपको इसको भाग नहीं लगाना आगे। अब देखो Na सब में सेम है, आप इसको देखो चेक करो अच्छे से, यहाँ भी Na है, यहाँ भी Na, यहाँ भी Na, यहाँ भी Na। अपने को तो मैक्सिमम नंबर बताना है ना। तो मुझे बताओ जिसका नीचे ये 24 है, यहाँ 16 है, या 7 है, 108 है, जो सबसे कम होगा तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। तो बताओ किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा, यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, ये अपने को कैलकुलेट करना तो आना ही है, इतना तो अपन डायरेक्ट ही बात कर सकते हैं सारी की सारी। तो इस केस में अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है देखो 14 क्या कह रहा है देखो, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए बेसिक एमिनो एसिड। तो यहाँ पर देखो थ्योरेटिकली है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है अपने को, इतना कि लाइसिन जो है वो अपना इसमें आंसर हो जाएगा। लाइसिन क्या होता है, ये बेसिक एमिनो एसिड होता है। लाइसिन की थोड़ी सी अपन स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि जितने अपन जो कहते हैं ना कि एमिनो ग्रुप प्रेजेंट हो ज़्यादा, भाई बाकी तो देखो एमिनो एसिड की बात करते हैं तो एमिनो एसिड में क्या होता है NH2, मतलब ये वाला तो कॉमन ही होता है, एक प्रोलिन को छोड़ दे तो बाकी सब में ये तो कॉमन ही होता है। बाकी इधर जो लाइसिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, ये वाली स्ट्रक्चर होती है। मैं बना देता हूँ इसकी स्ट्रक्चर को, और ये आपका NH2, ये आपकी किसकी स्ट्रक्चर होती है, लाइसिन की। समझ में आ रही है, मतलब 4 यहाँ पर क्या होता है 1 2 3 4। ठीक है, इसको जनरल वे में ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि NH2 CH2 का होल 4। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका CH NH2। तो यहाँ पर ये एक बेसिक ग्रुप है, ज़्यादा है, मतलब कहने का मतलब लोन पेयर आ जाएगा नाइट्रोजन पे, तो इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, बेसिक एमिनो एसिड बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे।
41 देखो क्या कह रहा है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज की बात कर ली है, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज 2 × 10⁻13 एट 300 केल्विन, टेम्परेचर की बात कर ली यहाँ पे 300 केल्विन। बोला वैल्यू ऑफ डेर एनर्जी, मतलब कौन सी बात कर ली इन्होंने, फ्री एनर्जी की बात कर ली है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की बात कर ली है, और बोले इस टेम्परेचर पे कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर बड़ा ही ईजी है कि अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे क्या जानते हैं कि डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नोट, ये होता है प्लस RT ln Q। अब आपको ये पता है कि इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, जो आपका डेल जी है वो क्या हो जाएगा 0, और जो आपका Q है वो किस में चेंज हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, डेल जी नोट इज इक्वल टू -RT ln के इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। अब इन्होंने देखो के इक्विलिब्रियम मतलब के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है इन लोगों में, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे बात कर लूँ क्या, -R की वैल्यू कितनी है 8.314, ये किस में है, जूल मोल इनवर्स केल्विन में है, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में है, इनटू टी कितना है 300 है, वो किस में है, केल्विन में है, इनटू ln है तो ln है, और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻13 है। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि मज़े वाली बात है, इसको सोल्व ही नहीं करना है अपने को, ठीक है। क्यों सोल्व नहीं करना है, क्योंकि सीधी सीधी बात इन्होंने बोली है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर देख लेते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, पहली बात तो देखो माइनस आएगा आगे, तो फर्स्ट और सेकंड दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ठीक है, दोनों को तो मैं वैसे ही काट दूँ, फर्स्ट और सेकंड दो ऑप्शन को, तो ये तो अपना कट गया साहब। थर्ड ऑप्शन में देखो -81314, यहाँ तक की वैल्यू तो सेम है इसकी, लेकिन देखो अंदर है 4 और यहाँ पर है 2, तो अपना आंसर देखो क्या आ रहा है, अंदर क्या आ रहा है 2 × 10⁻13 आ रहा है, जो दे रखा वही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा 4, क्लियर है। कई बार क्या होता है बच्चा ये बस यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है कि कई बार बस वो स्लिंग मिस्टेक्स बोलते हैं ना, कि इसको इतना ज़्यादा वो देखता नहीं है और सीधा सीधा आंसर 4 की जगह 3 टिक कर देता है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलते हैं अपन नेक्स्ट पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, तो 42 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि व्हाट इज चेंज इन ऑक्सीजन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बिल्कुल इजी सी चीज़ पूछी है कि जो रिएक्शन दे रखी है उसके अंदर जो कार्बन है उसकी ऑक्सीजन स्टेट की बात करिए। तो देखो यहाँ CH4 है, समझ में आ रही है बात, और यहाँ पर ये क्या है CCl4, तो दो जगह कार्बन है। तो CH4 की बात करें तो CH4 में जो कार्बन है उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है जी, अरे कितनी है -4, समझ में आ रही है बात, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, कार्बन की ज़्यादा है। और CCl4 की बात करें तो इस केस में इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +4। अब ये कह रहा है कि चेंज कैसा हो रहा है, व्हाट इज़ द चेंज, तो मैं कह दूँ क्या -4 से किस में चेंज हो रहा है, +4 में। तो कौन सा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा है, जो -4 से +4 में जा रहा है, क्लियर है। बड़ा इजी सा है, कुछ था ही नहीं। 43 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले तो जीटा पोटेंशियल होता है क्या वो देखते हैं। तो मैं ये कहूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, किस किस के बीच में होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस जो होता है वो होता है फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर होता है, अपोजिट चार्जेस उनके बीच में होता है। किस किस में होता है, एक होता है फिक्स्ड लेयर और एक कौन सी होती है अपनी डिफ्यूज्ड लेयर होती है, उनके बीच में ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ से तो जीटा पोटेंशियल देख लेंगे अपन। अब देखो होता क्या है, आपको पता है कि कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है और उसकी स्टेबिलिटी है, तो मैं कहूँगा कि प्रेजेंस ऑफ इक्वल और सिमिलर चार्जेस, जो अपने कोलोइडल पार्टिकल्स है उन पे इक्वल और सिमिलर चार्जेस होंगे, समझ में आ रही है बात, तो वो क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए, समझ में आ रही बात। तो ये कौन मेजर करेगा, जीटा पोटेंशियल में मेजर कर लेगा। तो ये यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको पता है कि सेम चार्जेस होंगे, समझ में आ रही है, तो वो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा रहेगी कोलोइडल सॉल्यूशन की। अगर आपको पता डिफरेंट मतलब सेम अपोजिट चार्जेस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये कौन मेजर कर रहा है यहाँ पे, जीटा पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल हो। तो डायरेक्ट याद रखना है कि पेपर जो क्रोमेटोग्राफी है वो एक टाइप ऑफ क्या है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी होती है। तो यहाँ पर तो पेपर पूछा तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं देखो नेक्स्ट पे क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 45, यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए, ठीक है। फिर कह रहा है विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी, ठीक है। बना लेते हैं 1 by 1 इसकी क्या क्या रिएक्शन होगी। कह रहा है बी वेन पास थ्रू कॉपर +2 एक्वस डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन सी इज फॉर्म्ड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सी फ्रॉम द फॉलोइंग।
इन्होंने ये पूछा है। तो देखो इसकी क्या रिएक्शन होगी वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये क्या है अपना यूरिया NH2CONH2, ये किसे वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, क्या बना लेगा जी वाटर के साथ में रिएक्शन करके, ये बना लेगा अमोनिया, मतलब NH4 का होल ट्वाइस, और ये क्या बनेगा अमोनियम कार्बोनेट बना लेगा। तो ये बन गया अपना A। अब ये कह रहा है कि ये डिकम्पोज हो जाता है, तो डिकम्पोज हो जाएगा तो ये किस में से हो जाएगा, अमोनिया, मतलब अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी प्लस CO2 और प्लस H2O। समझ में आ रही है बात। अब जो ये है कॉपर +2 वो क्या करेगा, जो अमोनिया जो गैस है उसके साथ में जो कॉपर +2 का जो एक्वस सॉल्यूशन है ये क्या बना लेगा आपका CuNH3 का होल 4। ठीक है जी, और नहीं बनाएंगे, मतलब जो ब्लू कलर का जो कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है, ब्लू कलर सॉल्यूशन वो कौन बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो ब्लू कलर का ये क्या बन गया अपना C। अरे कौन सा इसके अंदर C, ये वाला C है। तो जो C है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पूछा क्या है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ C। तो C का फॉर्मूला क्या कौन सा हो जाएगा अपना 4th। तो इसके अंदर अपना 4th क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके सारे के सारे नीट के सॉल्यूशंस थे। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। ठीक है, ओके बेटा, थैंक